हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। आइए आज हम फिर समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है, क्योंकि जल से ही पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं। जल से ही पेड़ पौधे आवश्यक खनिज पदार्थों को प्राप्त करते हैं, लेकिन इसे एक प्रयोग से नहीं समझा जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए अगर एक पौधा है ऐसे लगा हुआ है एक गमले के अंतर्गत, इसकी जड़ें हैं। अगर हम इसको नियमित जल न दें तो जानते हैं क्या होगा, ये सूख जाएगा। सिंचाई किसान करते हैं, वो पौधे को नियमित जल देते हैं, क्योंकि अगर नियमित जल न दिया जाए तो ये पौधे सूख जाएंगे और इनका वृद्धि रुक जाएगा। जल के माध्यम से ही जब हम इसको जल देते हैं H2O, तो जल के माध्यम से ही ये पौधे आवश्यक खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं और खनिज पदार्थ को जाइलम के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जाइलम, इसमें दो संवहन ऊतक होता है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। फ्लोएम, तो ये जाइलम क्या करता है कि जड़ के माध्यम से खनिज लवण को जल से प्राप्त करता है और ले जाकर के पत्ती को दे देता है और पत्ती अपना भोजन बनाने का कार्य करता है। तो अब जानते हैं कि जल में घुलित, देखिए, नाइट्रोजन को प्राप्त करता है, कैल्शियम को प्राप्त करता है, फास्फोरस को प्राप्त करता है। यानी नाइट्रोजन को, कैल्शियम को, फास्फोरस को, आयरन को, इतने सारे खनिज पदार्थों को जल के माध्यम से ये पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जल पेड़ पौधों के लिए कितना नेसेसरी पदार्थ है। हम अभी आपको बताएं कि एक प्रयोग से समझना इसको कठिन कार्य है, एक प्रयोग से इसको आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूरी चीज़ है कि पेड़ पौधा के लिए जल ही जीवन है, क्योंकि जल के माध्यम से ही ये वृद्धि करते हैं। जल के माध्यम से ही ये सारे खनिज पदार्थों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जल नहीं रहे तो इनकी जड़ें सूख जाएंगी, इनको खनिज पदार्थ नहीं मिलेगा, इनको नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, तो इनका वृद्धि रुक जाएगा। और जब वृद्धि रुक जाएगा तो ये मर जाएंगे। इस तरह सिद्ध होता है कि पेड़ पौधा के लिए जल आवश्यक पदार्थ है। एनी डाउट? फिर एक बार समझाएं। आप सोच सकते हो, हम बताए अभी कि जल एक प्रयोग द्वारा नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि जल ही जीवन है पेड़ पौधा के लिए। ये समझने के लिए हम देख पा रहे हैं कि अगर इसको हम जल देते हैं तो ये वृद्धि करता है, ये जल देते हैं तो ये जीवित है, और जल के माध्यम से ही खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है और इनको ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम। यानी जाइलम जो है पेड़ पौधा में उपस्थित एक संवहन ऊतक है। संवहन का अर्थ होता है ढोने वाला ऊतक, यानी जड़ से खनिज लवण को, नाइट्रोजन को, कैल्शियम को, फास्फोरस को, आयरन को उठाता है और ले जाकर के पत्तियों को दे देता है। और पत्तियां क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन को बनाता है, और जब वो भोजन बना लेता है तो फ्लोएम वहाँ से भोजन को उठाता है और पेड़ पौधा के अंग अंग तक पहुँचाने का कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधा के लिए जल ही क्या है? जीवन है। अगर जल न दिया जाए तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इस तरह सिद्ध होता है कि पेड़ पौधा के लिए जल जरूरी या आवश्यक पदार्थ है। एनी डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है।
इसके लिए हमने पहले एक प्रयोग आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। तो उसमें हमने आपसे क्रिया करवाया था। क्या क्रिया था कि एक पौधा लगा हुआ गमला लेते हैं और उसको काल कोठरी में 2 से 3 दिन तक रख देते हैं। कोई दिक्कत? जब हम काल कोठरी से निकाले उसको तो क्या देखा कि पत्ते मुरझा गए हैं, सही है, और लग रहा है कि उसमें मंड का निर्माण नहीं हुआ है। तो उस काल कोठरी में उसको 3 चीज मिल रहा था, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नहीं मिल रहा था? सूर्य का प्रकाश। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिला था 2 दिन तो पत्ते मुरझाने लगे थे और धीरे धीरे लग रहा था कि मंड का निर्माण नहीं होगा और पौधा मृत हो जाएगा। एनी डाउट? इस तरह सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना बहुत जटिल है, बहुत ही जटिल क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की। इसमें क्या होता है कि अगर सूर्य, यहाँ मान लीजिए सूर्य है और सूर्य अपना प्रकाश बिखेर रहा है, ऐसे बिखेर रहा है, तो ये जब सूर्य की रोशनी इन पेड़ पौधों पर यानी हरे पेड़ पौधों पर पड़ता है तो क्या होता है कि ये विकिरण ऊर्जा को, कौन? हरे पेड़ पौधे, इस विकिरण ऊर्जा को, जो विकिरण निकल रहा है, इस ऊर्जा को सीधे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑब्जेक्टिव भी नोटेड, ऑब्जेक्टिव में नोट किया जा सकता है कि पेड़ पौधे विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। एनी डाउट? अब ये जब रासायनिक ऊर्जाएं जाती है और इस पत्ते पर पड़ती है तो वहाँ क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की रोशनी को अपने तरफ खींचता है, और जो सूर्य का प्रकाश इस पत्ती तक जाता है तो जल को क्रिया करके 2 भागों में बांट देता है। यानी जो जल यहाँ आता है, जल के माध्यम से, हमने भी पीछे एक प्रयोग में बताया आपको कि जब जल यहाँ पहुँचता है तो जब सूर्य की रोशनी यहाँ आती है और क्लोरोफिल से जब क्रिया करती है वो, तो जल को 2 भागों में बांट देती है, और यहाँ जो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और ये ऑक्सीजन ऑस्टोमाटा के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन CO2 के साथ क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। एनी डाउट? देखिए कैसे प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया पूरा होता है। हमने बताया आपको कि जब सूर्य की विकिरणें निकलती है तो इस विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हरे पेड़ पौधे बदल देते हैं क्लोरोफिल के माध्यम से। और जब ये रासायनिक ऊर्जाएं सूर्य की रोशनी इन पत्तों पर पड़ती है तो पत्तों पर क्लोरोफिल के साथ क्रिया होता है और जल को 2 भागों में सूर्य का प्रकाश क्या करता है? बांट देता है। यानी ऑक्सीजन जो है ऑस्टोमाटा के साथ मिलकर वायुमंडल में चला जाता है और हाइड्रोजन CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज बना देता है। इस तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हो जाती है और वहीं ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से प्राप्त होता है। अब पुनः जब हम CO2 छोड़ते हैं तो वो किसको प्राप्त होता है? पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। और किस माध्यम से? वायुमंडल के माध्यम से। इस तरह ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है पूरी हो जाती है। एनी डाउट?